विनोद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आज शहर जा रहा है नौकरी की तलाश में। विनोद तैयार हो ही रहा था कि उसकी माँ और बहन आ जाती हैं। विनोद की माँ कौशल्या विनोद से कहती हैं, बेटा अपना अच्छे से ख्याल रखना, खाना पीना टाइम से खाना और अपने पिता का भी ख्याल रखना, उनकी तबीयत बराबर नहीं रहती है। फिर विनोद की बहन रीमा कहती है, भैया आप जा रहे हैं शहर को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी वापस आइएगा। फिर विनोद बोलता है, हाँ छुटकी, मैं जल्दी वापस आऊँगा। विनोद अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ अपना और छुटकी का अच्छे से ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत कहना। और हाँ छुटकी, तुम कॉलेज से सीधा घर आना, दोस्तों के साथ ज़्यादा बाहर नहीं घूमना। इतना कह के विनोद बैग उठाता है और शहर के लिए निकल जाता है। विनोद का मन अपनी बहन और माँ को छोड़ के जाने का तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, पैसे कमाने के लिए तो जाना ही पड़ता है। विनोद शहर पहुंच चुका है और वो रूम पे जाता है। जब रूम पे जाता है तो देखता है उसके पापा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। विनोद अपने पापा के पास जाता है और पापा से बोलता है, पापा आपकी तबीयत कैसी है। विनोद कहता है, पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप क्यों घर नहीं चले जाते, आपको जो भी चाहिए मैं दिया करूँगा, आप आराम कीजिए पापा, आपकी उम्र नहीं है काम करने की। फिर विनोद के पापा रामलाल कहते हैं, बेटा जब तक हड्डियों में शक्ति है तब तक कर लेने दो, और वैसे भी अभी रीमा की शादी करना बाकी है और फिर जब बूढ़ा हो जाऊँगा तब तो बैठना ही है। हर रोज़ की तरह रामलाल सुबह सुबह उठकर किचन में आ जाता है और तभी पीछे से विनोद भी आ जाता है। फिर विनोद कहता है, क्या पापा आप किचन में क्यों आ गए, अब आप बनाएंगे मैं खाऊंगा, पापा मुझे अच्छा नहीं लगता, अब आप किचन में मत आया कीजिए। फिर विनोद के पापा रामलाल कहते हैं, बेटा मेरी तो आदत है, मैं तो हर रोज़ बनाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, अब से तुम्हारे लिए भी बनाया करूँगा, और वैसे भी तुम्हारी आदत नहीं है तो तुम कैसे खाना बनाओगे। फिर विनोद कहता है, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं सब कर लूँगा, बस आप किचन से जाइए। बेटे के मुँह से प्यार भरा शब्द सुन के रामलाल खुश हो जाता है और वो किचन से चला जाता है। आज रामलाल बहुत खुश है क्योंकि वो बहुत दिन से अकेले रहता था और आज वो अपने बेटे के साथ रहता है। और फिर कुछ ही टाइम में विनोद खाना बना के अपने पापा के लिए लेकर आ जाता है। पापा और विनोद दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के कुछ टाइम के बाद विनोद और विनोद के पापा रामलाल दोनों लोग अपने अपने नौकरी के लिए चले जाते हैं। एक दिन विनोद के पापा विनोद की माँ कौशल्या से फ़ोन करके कहते हैं, कौशल्या मैं सोच रहा हूँ कि अब अपने विनोद की शादी कर देनी चाहिए, अब तो वो बड़ा भी हो गया, नौकरी भी कर रहा है। फिर कौशल्या कहती है, हाँ जी आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, कल पंडित जी आए थे और वो एक रिश्ता बता रहे थे, तो आप लोग जल्दी जल्दी घर आ जाइए। रामलाल कहते हैं, कौशल्या मैं चाहता हूँ बेटे की शादी जिस लड़की से हो वो संस्कारी हो, सुलझी हो और बुढ़ापे में हम दोनों का बखूबी सेवा करे, दहेज नहीं देंगे तो भी चलेगा। फिर कौशल्या कहती है, अच्छा जी मेरा एक ही बेटा है, वो भी पढ़ा लिखा, अच्छी खासी नौकरी, सैलरी भी बखूबी अच्छी है और उसकी शादी हम ऐसे इतना कर लेंगे। कौशल्या फ़ोन कट कर देती है और फिर रामलाल विनोद का इंतज़ार करने लगता है। विनोद आ जाता है, रामलाल उसे कहता है, बेटा तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था और हमें घर चलना है तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की देखने। रामलाल अपने बेटे विनोद से एक दोस्त की तरह पूछता है, बोलता है, बेटे विनोद अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो, किसी से तुम प्यार करते हो तो बता दो, हम तुम्हारी शादी उसी के साथ करा देंगे। फिर विनोद कहता है, पापा मुझे अपनी पसंद की लड़की से नहीं, आप लोग की पसंद की लड़की से शादी करनी है, मैं चाहता हूँ मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जो आप लोग के बुढ़ापे की सहारा बने। एक दिन कौशल्या और रीमा बैठ के बात कर रहे होते हैं और तभी विनोद और रामलाल आ जाते हैं। विनोद और रामलाल दोनों बहुत थक गए होते हैं और आते ही सोफे पे बैठ जाते हैं। रामलाल कौशल्या से कहता है, कौशल्या लड़की देखने तुम और विनोद चले जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और कौशल्या देखना दहेज का ज़्यादा मांग मत करना, सुंदर और सुशील लड़की हो तो तय कर लेना ब्याह।
आज विनोद और उसकी माँ लड़की देखने के लिए आई हुई हैं। लड़की की माँ लड़की को लेकर आती है। कौशल्या और विनोद दोनों लड़की को देखते हैं। कौशल्या लड़की को देखते ही पसंद कर लेती है और कहती है, बहन जी आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है। और फिर विनोद को इशारा करते हुए कहती हैं, विनोद तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो जाओ, तुम दोनों आपस में बात कर लो। फिर विनोद और अंजलि बात करने के लिए दूसरे रूम में चले जाते हैं। अंजलि और विनोद के जाने के बाद पंडित जी कहते हैं, बहन जी अगर आपको लड़की पसंद है तो फिर लेन देन की भी बात कर लीजिए। फिर अंजलि की माँ निर्जला कहती है, देखिए बहन जी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारी बेटी है और ये टूटा फूटा घर है। अगर आपको दहेज चाहिए तो हम आपको ज़्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। इतना सुनते ही विनोद की माँ खड़ी हो जाती है और पंडित जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या पंडित जी किस तरह का रिश्ता लाए हैं आप मेरे बेटे के लिए? मेरा बेटा सुशील, सुंदर, अच्छा खासा कमाने वाला, इस भिखारन के यहाँ मैं अपने बेटे की शादी करूँगी? कौशल्या कहती हैं, पंडित जी आपको पता भी है मेरे बेटे के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे खानदान से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मुझे क्या लगा आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छे खासे होंगे, अकेले लड़के दान दहेज भी अच्छा ही मिलेगा। फिर वो अंजलि की माँ से कहती हैं, देखिए बहन जी हम रिश्ता आपके यहाँ नहीं कर सकते, हमारा अकेला लड़का है, हमें भी समाज देखना होता है, हम लोगों को क्या बोलेंगे कि किस वजह से हम आपके यहाँ शादी कर लिए, दान दहेज आप दे नहीं पाएंगी। फिर निर्जला कहती है, बहन जी हम दहेज तो सच में नहीं दे पाएंगे, लेकिन दहेज से बढ़ के हमारी बेटी है, हमारी बेटी आपका नौकरों की तरह सेवा करेगी, आप शादी ना ठुकराएं, इससे अच्छी लड़की आप कहीं नहीं पाएंगी। फिर कौशल्या कहती है, देखिए बहन जी अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं, कुत्ता भी अपने बच्चे के सामने किसी को अच्छा नहीं मानती, तो क्या अपने बेटे की शादी हम कुत्ते के साथ कर दें? फिर पंडित जी कहते हैं, बहन जी ऐसी लड़की आपको सच में कहीं नहीं मिलेगी, ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सोच समझ के मैं इस लड़की की रिश्ता आपके बेटे विनोद से करना चाहता था। ये लड़की आपके घर की बहू बनने लायक बखूबी अच्छी है, ये लड़की तराशी हुई हीरा है, हीरा बहन जी शादी आप ना ठुकराएं। कौशल्या कहती है, पंडित जी लड़की हीरा है, हीरा देने वाली लड़की की माँ तो नहीं है ना? पंडित जी आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये गरीब घर में अपने बेटे की शादी करूँगी, मेरा एक लौता बेटा है। शोरगुल की आवाज़ सुनकर विनोद और अंजलि आ जाते हैं। विनोद अपनी माँ के पास जाता है और अंजलि अपनी माँ के पास आती है। विनोद अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, कैसी शोरगुल की आवाज़ थी? फिर कौशल्या कहती है, बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हम दोनों के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। विनोद तुम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होगे, और तो और तुम्हारे पास इतनी अच्छी नौकरी है जिससे तुम कितना अच्छा सैलरी उठाते हो, और ये कह रही हैं कि हम एक भी रुपए दहेज में नहीं दे पाएंगे। फिर अंजलि की माँ कहती है, बहन जी अगर आप दहेज की वजह से मेरी बेटी को ठुकरा के चली जाएंगी तो मेरी बेटी की बहुत बदनामी होगी। बदनामी के नाम से विनोद का मन पिघल जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ अगर तुम्हें लड़की नहीं पसंद है तो फिर ठीक है, तुम कह दो, फिर मैं शादी नहीं करूँगा। और रही बात दहेज की, अगर तुम दहेज के लिए शादी ठुकराओगी तो ये गलत होगा। माँ अच्छी लड़की है, संस्कारी है, और क्या चाहिए। आखिरकार विनोद की शादी अंजलि से हो जाती है और आज अंजलि की मुँह दिखाई की रस्म है। मुँह दिखाई की रस्म में गांव की बहुत सी औरतें आई हुई हैं। कौशल्या की दोस्त सुमित्रा कहती है, कौशल्या तेरी बहू बहुत सुंदर है। फिर कौशल्या कहती है, हाँ देखने में ही सुंदर है, दहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी तक इसकी माँ ने नहीं दिया है, और देखो तो कैसे ज्वेलरी एकदम पहना के भेजी है। फिर पड़ोस की रहने वाली मीता बोलती है, रीमा तेरी भाभी का हार तो बहुत सुंदर लग रहा है। फिर रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी शादी में भी ऐसे ही हार देना, ताकि जो कोई देखे तो मेरी तारीफ करे भाभी की तरह। फिर अंजलि कहती है, ये हार मेरी माँ ने मुझे दिया है, ये मेरी माँ का खानदानी हार है, और इसको ना मैं अपने आप से कभी भी अलग नहीं करूँगी। आज अंजलि की शादी को पूरे 1 महीने हो गए हैं। अंजलि पूरा कारोबार बड़े अच्छे से करती है। आज अंजलि किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास और ननद रीमा आ जाती हैं। कौशल्या कहती है,
अंजलि, जो भी ज्वेलरी है वो सब मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूँगी। तुम किचन में काम धाम करती रहती हो, कहीं हाथ उत में पहने कंगन घिस गए तो, और फिर तुम्हारे रूम में कोई चोर उड़ा के ले गया तो तुम अपनी सारी ज्वेलरी मुझे दे दो, मैं उसको बड़े अच्छे से रख दूँगी। फिर अंजलि कहती है, नहीं माँ, मैं ज्वेलरी बहुत अच्छे से रखी हूँ। और माँ, आपको पता है, देखिए ना, मैं कंगन भी अपना नहीं पहनी हूँ, मुझे मालूम है काम धाम में घिस के ख़राब हो जाएंगे, तो मैं सब अपना ज्वेलरी बहुत अच्छे से रखी हूँ, आप फिक्र ना कीजिए। फिर रीमा बोलती है, देख रही हो माँ, किस तरह से भाभी जुबान चला रही हैं और ज्वेलरी भी आपको देने से मना कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज्वेलरी चुरा लेंगी। फिर कौशल्या कहती है, मेरा नाम भी कौशल्या है, रीमा तुम टेंशन ना लो, मैं तो ज्वेलरी निकाल के ही रहूँगी। एक तो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिए हैं, ऊपर से सोने की ज्वेलरी रखती है। फिर कौशल्या कहती है, देखो अंजलि, ज्वेलरी ला के मुझे दे देना, नहीं तो फिर मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं ज्वेलरी निकलवाने का। इतना कहकर कौशल्या और रीमा वहाँ से चले जाते हैं, अंजलि सिर्फ देखती रह जाती है। एक दिन अंजलि झाड़ू लगा रही होती है, वहीं पर कौशल्या और रीमा बैठी होती हैं। झाड़ू लगाते हुए अंजलि को देखकर रीमा और कौशल्या उसको ताना मारते हैं और ये सब वहीं पर खड़ा विनोद सुन रहा होता है। आज विनोद और विनोद के पापा रामलाल अपनी अपनी नौकरी पे लौट रहे होते हैं। विनोद अपनी पत्नी अंजलि को समझाते हुए कहता है, अंजलि, मेरी माँ का और मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, उनको कभी भी किसी चीज़ की शिकायत का मौका मत देना, और कभी किसी चीज़ के लिए डांटें तो उनके बात का बुरा मत मानना। हमारी गलतियों पर हमारे बड़े ही हमें बताते हैं, सिखाते हैं, तो उनकी बात का बुरा मत मानना और उनसे सीखने की कोशिश करना। अंजलि, कभी भी मेरी माँ को पलटकर जवाब मत देना। फिर अंजलि कहती है, सुनिए जी, आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, आपकी माँ अब मेरी माँ है, आपकी बहन अब मेरी ननद है, मेरा भी कुछ रिश्ता है उनसे, मैं कभी भी किसी भी बात के लिए उनको पलट कर जवाब नहीं दूंगी, आपसे वादा करती हूँ। अंजलि की समझदारी वाली बात सुनकर विनोद मन ही मन खुश हो रहा होता है। अब वो जाने को तैयार हो गया है, वो तो जा तो रहा होता है लेकिन उसका मन अंजलि के पास ही लगा होता है। उसको मालूम है कि उसकी माँ का व्यवहार अंजलि के प्रति अच्छा नहीं है। विनोद को शहर जाने के बाद अंजलि का मन घर में नहीं लगता है, उसको बड़ा सूना सूना सा लगता है। वो किचन में काम कर रही होती है, तभी पीछे से उसकी ननद रीमा आ जाती है। रीमा अंजलि से कहती है, क्या भाभी, कितना टाइम हो गया मुझे कॉलेज से आए, अभी तक आपने मुझे खाना भी नहीं दिया है। फिर अंजलि कहती है, रीमा, तुम बाहर से आवाज़ लगा दी होती, मैं खाना लेकर आ जाती, तुम जाओ, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, बस 2 ही बर्तन हैं, धो के मैं खाना लेके आ रही हूँ। रीमा को अंजलि की बात अच्छी नहीं लगती है, वो तुरंत अपनी माँ कौशल्या के पास आती है। रीमा अपनी माँ कौशल्या से बोलती है, माँ, मैंने भाभी से खाना मांगा तो भाभी मुझे खाना देने से मना कर दी, बोलती है मैं काम कर रही हूँ, तुम अपने से खाना लेकर खा लो। रीमा की बात सुनकर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत खड़ी होती है और बोलती है, उसकी इतना हिम्मत, वो मेरी बेटी को खाना देने से मना कर रही है। और वो तुरंत किचन में आ जाती है अंजलि के पास। फिर कौशल्या अंजलि से बोलती है, क्यों रीत, तूने मेरी बेटी को खाना देने से मना क्यों किया? कौशल्या की कोई भी बात अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ बोलती उसके पहले रीमा रोने लग जाती है। अपनी बेटी रीमा को रोते देख कौशल्या को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत आगे बढ़ती है और अंजलि को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अंजलि को थप्पड़ लगते ही रोने लग जाती है। कौशल्या गुस्से में बोलती है, रोना धोना छोड़, काम पे ध्यान दे और मेरी बेटी जब भी खाना मांगे उसके मांगने से पहले उसके सामने ला के रख दिया कर। तेरी माँ ने यहाँ पे नौकर चाकर नहीं भेजती हैं तेरी सेवा करने के लिए, तो रोना धोना छोड़ दे। इतना कह के रीमा और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अंजलि रोती रहती है। अंजलि किचन से सीधा अपने रूम में आती है और आज वो बहुत दुखी थी, बहुत रो रही होती है और अपने मन में सोचती है, शायद मैं कुछ ज़्यादा सह रही हूँ, इतना नहीं सहना चाहिए।
तभी उसे उसकी माँ की याद आती है। जब उसकी माँ उसकी विदाई कर रही थी तो क्या क्या वर्ड्स बोली थी वो उसे याद आने लगता है। उसकी माँ बोली थी, बेटा जिस घर तुम जा रही हो वही तुम्हारा संसार है, वही तुम्हारी दुनिया है, वहाँ के लोग ही तुम्हारे अपने हैं। अंजलि की माँ कहती है, अंजलि आज मुझसे तुम वादा करो अपने ससुराल वालों की बात हमेशा मानोगी और किसी की भी बात का उल्टा जवाब नहीं दोगी। अंजलि कहती है, माँ मैं आपकी परवरिश का पूरा ध्यान रखूंगी, पूरा मान सम्मान करूंगी, किसी के भी बात का मैं उल्टा जवाब नहीं दूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। माँ की बात सोचते हुए अंजलि कहती है, माँ कैसा वादा ले लिया आपने मुझसे। और ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। आज रीमा की शादी फिक्स हो गई है और अंजलि घर की साफ़ सफाई में लग गई है। रीमा और उसकी माँ अंजलि को कहीं नहीं छोड़ती, हर जगह उसको व्यंग मारती रहती हैं, लेकिन अंजलि को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी सिर्फ एक ही दिन रह गया था। अंजलि मन लगा के काम कर रही होती है, सभी सदस्य घर के आ गए होते हैं। खाना अंजलि बनाई थी, खाना कुछ ज़्यादा हो गया है और खाना बच भी गया है। अंजलि की सास कौशल्या देखते ही खाना भड़क जाती हैं और उसको भला बुरा सुनाने लग जाती हैं। शोरगुल की आवाज़ सुनकर विनोद भी किचन में आ जाता है। विनोद अपनी माँ के पीछे आके खड़ा हो जाता है और फिर कौशल्या अंजलि को भला बुरा कहने लग जाती हैं। अंजलि को कौशल्या कहती है, एक तो एक दाना भी नहीं लाई है अपने मायके से, ऊपर से इतना नुकसान करती है। माँ ने दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं दी, कंगाल की लड़की, भिखारन की लड़की, एक तो इतना नुकसान कर देती है। अब ये कौन खाएगा, तेरी माँ खाएगी। कौशल्या अंजलि को भला बुरा कहे जा रही थी, लेकिन विनोद एक शब्द नहीं बोलता है, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद कौशल्या भी चली जाती है। आज अंजलि बहुत ज़्यादा दुखी थी, उसको आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। उसको लगा कि उसके पति ज़रूर उसके विषय में कुछ बोलेंगे, उसका पक्ष लेंगे, लेकिन विनोद कुछ नहीं बोला। और फिर वो किचन का काम समाप्त करके, काम को फिनिश करके वो डायरेक्ट अपने पति के रूम में जाती है और कहती है, आज मैं अपने पति से हर सवाल पूछूंगी, उन्होंने क्यों नहीं माँ को बोला कुछ। अंजलि जैसे ही रूम में पहुंचती है वो देखती है उसके पति सो रहे होते हैं और वो धीरे धीरे अपने पति के पास जाती है। नज़दीक जाके देखती है तो सच में वो सो रहे होते हैं। आज अंजलि को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अंजलि बेड पे एक साइड बैठ जाती है और वो सोचती है, क्या इस घर में सब के सब दहेज लोभी हैं? क्या मेरे पति का भी प्यार मेरे लिए झूठा है, दिखावा है? अपनापन जो उनका है, क्या वो सब मेरे लिए दिखावा है? क्यों मेरे पति ने मेरे पक्ष में एक वर्ड भी, एक आवाज़ भी मेरी सास को नहीं बोले? क्या मेरे पति को भी दहेज ही चाहिए था? आज अंजलि के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वो पूछे तो किससे पूछे, कहे तो किससे कहे। यहाँ पे सब के सब उसको दहेज के लोभी ही दिख रहे थे। फिर वो अपनी किस्मत पे ही रोने लग जाती है। आज रीमा की शादी है और वो अपनी माँ से कह रही होती है, माँ मुझे भाभी की ज्वेलरी बहुत पसंद है, उनका हार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब बातें अंजलि सुन रही होती है। रीमा और कौशल्या दोनों बात कर ही रही होती हैं कि अंजलि ज्वेलरी लेकर आ जाती है। अंजलि को ज्वेलरी लेके आते देख रीमा और कौशल्या दोनों खड़ी हो जाती हैं। अंजलि अपनी ज्वेलरी कौशल्या की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, माँ ये ज्वेलरी रीमा को आप दे दीजिए, इसमें मेरी माँ का भी निशानी है, लेकिन माँ अब इस घर के ही लोग मेरे अपने हैं। तुम कौशल्या अंजलि के हाथ से तुरंत ज्वेलरी ले लेती है और फिर कहती है, ज्वेलरी ही दे रही हो, पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे रही, इसमें एहसान नहीं कर रही हो, वो तुम्हारी ननद है, तुम्हारा हक है उसको देना। फिर कौशल्या कहती है, अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो, ज्वेलरी दे ली ना, अपना फर्ज निभा ली ना, अब जाओ घर का काम संभालो, शादी का घर है, 50 काम है। और फिर अंजलि वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सोचती है कि काश इनके भी दिल में मेरे लिए प्यार जाग जाता। आज रीमा की शादी पूरे 6 महीने हो गए हैं। कौशल्या और विनोद बैठ के बात कर रहे होते हैं। कौशल्या कहती है, विनोद तुम्हारी भी शादी हो गई और रीमा की भी शादी हो गई, तुम अपने बीवी में बिजी रहते हो और रीमा अपने ससुराल। अब मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ। काश कोई पोती या पोता होता तो मैं उसके साथ अपना टाइम पास करती। कौशल्या और विनोद बात कर ही रहे होते हैं, तभी रीमा बैग लेके आ जाती है। रीमा को बैग लेके आते देख कौशल्या और विनोद दोनों खड़े हो जाते हैं। माँ का दिल बैठ जाता है अपनी बच्ची को इस तरह घर से आता देख। रीमा अपने परिवार को देखते ही रोने लग जाती है।
माँ की ममता छलक पड़ती है और वो तुरंत पूछती है, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? कुछ बात हुई है? क्यों रोए जा रही हो? कुछ तो बोलो। फिर विनोद से भी नहीं रहा गया अपनी बहन को रोता देख। वो बोलता है, छुटकी कुछ तो बोल, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बाहर शोरगुल की आवाज़ सुनकर अंजलि भी वहाँ आ जाती है। और फिर रीमा कहती है, माँ मेरे ससुराल वाले मुझे हमेशा ताना कसते हैं, बोलते हैं भिखारन की लड़की है, गरीब की लड़की है, कंगाल की लड़की है, कुछ दहेज नहीं दिया है, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया है। माँ हमेशा आप लोगों को गलत सलत बोलते रहते हैं। फिर रीमा बोलती है, माँ आपको पता है मेरी सारी ज्वेलरी उन्होंने ले ली, एक भी ज्वेलरी मुझे नहीं दी, और बोलते हैं जाओ अपने मायके, जब तक मैं बोलूँ ना तब तक नहीं आना, और तब तक नहीं आना है जब तक तेरी माँ 10 लाख रुपए नहीं दे देती। 10 लाख रुपए सुनकर माँ चेयर पे बैठ जाती है और कहती है, मैंने अपना सारा प्रॉपर्टी उन लोग को दे दिया। कौशल्या कहती है, वो लोग कितना दहेज के लालची हैं, कितना लोभी है, मैंने क्या कुछ नहीं दिया, अपना घर तक गिरवी रख दी उन लोग को दहेज देने के चक्कर में। और वो लोग कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं दिया, अब और क्या चाहिए उन लोग को। फिर अंजलि कहती है, माँ आपने इतना सब कुछ उठा के दे दिया, घर तक गिरवी रख दी, मेरी सारी ज्वेलरी दे दी, फिर भी वो लोग दहेज की मांग कर रहे हैं। कितना बड़ा वो लोग दहेज लोभी हैं। अंजलि को ये सब बोलता देख आज कौशल्या बहुत ज़्यादा पछता रही थी। उसको आज अपनी गलती का पूरा एहसास था और वो अंजलि से कह रही थी, बेटा अंजलि तुम्हारे साथ हमने इतना गलत किया, फिर भी तुमने कभी भी मुझे पलट के जवाब नहीं दी। फिर अंजलि कहती है, माँ आप मेरी माँ हो और माँ ही गलत और सही में फ़र्क बताती है, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर विनोद कहता है, माँ दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। माँ दहेज से रिश्ते नहीं बनते हैं। दहेज लोभी कितना भी दहेज दे दो, लेकिन दहेज की लालची उनका लालच नहीं जाता है। जितना भी दोगी उनको कम ही लगेगा। माँ दहेज से रिश्ता नहीं बनता, इंसान से रिश्ता बनता है। इंसान में आपस में प्यार हो तो घर वही मंदिर हो जाता है। पता है माँ, जब तुम अंजलि को दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी, उसको ताना मारती थी, तो मैं कितनी बार सुना और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरी माँ दहेज के लिए एक लड़की को इतना ताना मारती है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता था। मुझे लगता था अगर मैं बोलूँगा तो तुम सोचोगे कि मैं आज अपनी बीबी का पक्ष ले रहा हूँ, और इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर कौशल्या खड़ी हो जाती है और वो आज पछतावे की आग में जल रही होती है। वो अंजलि से कहती है, बेटा अंजलि तुम्हारा मैंने बहुत दिल दुखाया है, और इसी का फल है कि आज मैं रीमा को खुश नहीं देख पा रही हूँ। जब मैं किसी और के औलाद को तकलीफ़ दी, दुख दी, तो मेरी औलाद कैसे खुश रह सकती हैं। सच में दहेज एक लोभ है, कभी नहीं करना चाहिए दहेज का लोभ। जब मैं तुम्हें देखने गई थी तो पंडित जी मुझसे बोले थे कि अंजलि एक हीरा है, हीरा, और सच में बेटा तुम हीरा हो, कह के वो रोने लग जाती है। कौशल्या को रोता देख अंजलि से नहीं रहा जाता है। वो तुरंत अपने माँ के पास जाती है, अपनी सास के पास जाती है और चुप कराते हुए कहती है, माँ आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती हैं, आप आदेश करते हुए अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। फिर कौशल्या कहती है, बेटा तुमने इतनी आसानी से माफ़ कर दिया, मैं तुम्हें कितना परेशान की, किस मिट्टी की बनी हो, कितना सहनशीलता तुम्हारे अंदर है। फिर कौशल्या कहती है, शायद मैंने अगले जन्म में कोई बहुत अच्छा, बहुत पुण्य का काम किया था, जिससे तू मुझे बहू के रूप में मिली है। मैं धन्य हो गई अंजलि तुझे पाके। फिर रिया कहती है, भाभी मैंने भी आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत झूठा गलत गलत आप पर इल्ज़ाम लगाए। शायद इसीलिए भगवान ने मेरी तकदीर ऐसी बनाई है, ऐसे लोगों के साथ मुझे बांध दिया जो दहेज के लोभी थे। फिर अंजलि कहती है, रिया तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, एक दिन उन लोग को भी ज़रूर अपनी गलती पर पछतावा होगा। देखना तुम्हें खुद लेने आएंगे वो लोग, और जब तक तुम्हारा मन चाहे तब तक तुम यहाँ पर रहो, ये तुम्हारा भी घर है। और फिर खुशी खुशी पूरा परिवार साथ में रहने लगता है।